सीरिया में 1990 आते आते बशार अल असद बीमार रहने लगे थे और इससे उनके बड़े बेटे बासिल अल असद प्रेसिडेंट बनने की रेस में सबसे आगे थे, क्योंकि वो सीरिया में एक बड़े ही पॉपुलर थे। लेकिन 1994 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है और इससे और उनके छोटे बेटे बसार अल असद, जो कि लंदन में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे, उनको वापस सीरिया आना पड़ता है और वे सीरिया वापस आ जाते हैं। और सन 2000 में हाफिज बसार अल असद की एक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और सीरिया के नए राष्ट्रपति बनते हैं बशार अल असद। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हर कॉलेज स्टूडेंट ग्रेजुएट को सरकारी नौकरी, जनता को फ्री सर्विस और सस्ता खाना देना अनिवार्य था। और क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 40 वर्ष होनी अनिवार्य थी और इससे उनके सीरिया में संविधान में संशोधन कर उसकी उम्र को 34 वर्ष किया गया। लेकिन तभी से चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। इनके पिता सीरिया को स्टेट सेंट्रल इकोनॉमी की तरह चलाते थे, लेकिन अल असद सीरिया को मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने में लग गए थे। धीरे धीरे सीरिया में ये सर्विसेज ख़त्म करी जाती हैं और इससे अनएम्प्लॉयमेंट लगातार सीरिया में बढ़ता रहता है। और फिर सीरिया में 2006 में एक भयंकर अकाल पड़ता है। सीरिया में सिर्फ 4 सालों में लगभग 60% ज़मीन रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। 80% से ज़्यादा कैटर मारी जाती हैं। इसके पीछे क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार मानते हैं। ज़्यादातर खाना सीरिया को बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। खाने के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं और इससे महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। धीरे धीरे सीरिया में तेल के रिजर्व भी गिरने लगते हैं। लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इससे सीरिया की राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लोगों का गुस्सा बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है। 17 दिसंबर 2010 तुनिसिया के देश में एक ऐसी घटना होती है पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को लगभग हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। तुनिसिया के एक छोटे से नगर में एक सब्जी का ठेले चलाने वाला, जिसका नाम होता है मोहम्मद बुरुजई, अपना सब्जी का ठेला सड़क के किनारे लगाकर अपना सब्जी बेच रहा था। तभी पुलिस आती है और उसके ठेले को उलट देती है, क्योंकि उसके पास सब्जी का ठेला लगाने का परमिट नहीं था। और वो उसकी शिकायत लेकर गवर्नर ऑफिस जाता है और गवर्नर उससे मिलने से इनकार कर देता है। इसके बाद मोहम्मद बुआजीजी सड़क पर बाहर निकलकर खुद को आग लगा लेता है और उसकी मौत हो जाती है। और कोई पास में खड़ा हुआ लड़का कोई इसकी वीडियो बनाकर इसको सोशल मीडिया पर फेसबुक वीडियो अपलोड कर देता है, जिससे ये वीडियो वायरल होता है और इंटरनेशनल मीडिया तक यह वीडियो पहुंच जाता है और लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट इतने बड़े हो जाते हैं कि तुनिसिया देश के तानाशाह बैन आली की सरकार को गिरा देते हैं। सीरिया में भी शुरुआती प्रोटेस्ट के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद ये बोलते थे कि सीरिया में इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं हो सकते। 6 मार्च 2011 को सिचुएशन बदल जाती है और सीरिया के एक छोटे से शहर देश के कुछ लड़के स्कूल की दीवारों पर सीरिया के तानाशाह खिलाफ स्लोगन लिख देते हैं, जिसमें स्टूडेंट ये लिखते हैं कि अगला नंबर तुम्हारा है, मतलब बशर अल असद अगला नंबर आपका है। बशर अल असद अपने खिलाफ किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इससे वहाँ की पुलिस ने उन लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। जब इनके पेरेंट्स इनको छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस इनको छोड़ने से इनकार कर देती है। उसके बाद इस शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और सीरियन आर्मी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर गोली चला देती है और इसमें लगभग 4 लोग की मौत हो जाती है। और फिर इनके जनाजे पर और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। 23 मार्च को 15 प्रोटेस्टर को मार दिया जाता है सीरियन आर्मी के द्वारा और वहाँ की बिजली, पानी, नेटवर्क और इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया जाता है। 23 अप्रैल को लाखों लोगों की भीड़ प्रोटेस्ट करती है और ह्यूमन राइट को क्लेम करते हैं और वो क्लेम करते हैं कि लगभग सीरियन आर्मी द्वारा 100 से अधिक लोगों को मारा गया है। 25 अप्रैल को डेरा शहर के
हालात और भी बदतर हो जाते हैं और डेरा शहर में बशर अल असद द्वारा अपने टैंक भेज दिए जाते हैं। में तक खबर आ चुकी थी कि बशर अल असद के द्वारा भेजे गए सैनिक लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर रहे हैं और आर्मी के अंदर ही एक विद्रोह शुरू हो चुका था। सीरियन आर्मी खुद के ही सैनिकों पर गोली चलाने लग गई थी, जो विद्रोह कर रहे थे सैनिक सीरिया के अंदर। जुलाई के महीने तक कुछ सीरियन आर्मी में से निकलकर एक अपनी नई आर्मी बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं फ्री सीरियन आर्मी, जिसका मकसद था सीरिया की आज़ादी। 6 महीनों में ये फ्री सीरियन आर्मी बशर अल असद की आर्मी को शहर से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर लेती हैं। अलेप्पा और रक्को जैसे शहर को यह सीरियन फ्री आर्मी अपने कंट्रोल में कर लेती है और यहीं से शुरुआत होती है सीरिया में सिविल वॉर की। 3 नवंबर 2024 में अल असद सरकार फिर से हमला शुरू कर देती है और ये बशर अल असद की एक बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती है। 27 नवंबर 2024 को सरकार के विद्रोही सरकार के खिलाफ हमला करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने सरकार को जवाब देने के लिए एक छोटे हमले से शुरुआत की। जब उन्होंने देखा कि सरकार आसानी से पीछे हट रही है तो वो आगे बढ़ते गए और 2 दिन के अंदर ही उन्होंने अपने दोनों शहरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। 29 नवंबर तक विद्रोही सीरिया के सबसे बड़े शहर इकोनॉमिक कैपिटल अलेप्पो पर कब्जा जमा लिया था। विद्रोहियों ने देखा कि लोहा गर्म है और हथौड़ा मार देना चाहिए और विद्रोहियों ने हथौड़ा मार दिया और एक के बाद एक शहर कब्जाते चले गए और रूस की नींद इसमें थोड़ी देर से खुली और बशर अल असद को उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की। रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस की आर्मी रूस को कम पड़ रही है तो वो सीरिया के क्या मदद कर सकते थे इसमें। इन आर्मी की सबसे मजबूत यूनिट मानी जाने वाली यूनिट आर्मन डिवीजन और रिपब्लिक गार्ड डेमार्कस शहर के आसपास तैनात थी, जो सरकार पलटने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए मुस्तैद थी। लेकिन सीरिया के इकोनॉमिक हालात इतने कमज़ोर हो गए थे कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू घटने की वजह से उन्होंने अपने हथियार तक डाल लिए थे, क्योंकि उनको उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। 8 दिसंबर 2024 को डेमार्कस शहर पर भी विद्रोहियों ने अपना कब्जा कर लिया। विद्रोही सबसे पहले उस प्रेशर कैंप में जाते जहां पर बशर अल असद ने लोगों को टॉर्चर किया था। असद के राज में सीरिया में केमिकल हथियार ही नहीं टॉर्चर कैंप भी चलते थे। तुनीशिया के एक देश में एक ऐसी घटना हुई जो पूरे मिडिल ईस्ट को रीजन को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। इसका नतीजा ये होता है कि इनका पूरा सीरिया का देश बेहद खौफनाक वॉर जोन में चला जाता है और यहाँ पर कई सरकारें पलट जाती हैं और कई सारे तानाशाहों का सिंहासन उलट जाता है। हालात यहाँ तक हो गए थे कि डेरा शहर के में टैंक भेजे जाते हैं और फर्नल्स पर भी बैन लगा दिया जाता है। वहाँ से प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे और यही बशर अल असद की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई। आर्मी के अंदर ही विद्रोह शुरू हो गया था और आर्मी अपने ही सोल्जर्स को गोली मार रही थी। 8 दिसंबर 2024 को 63 साल के राइटर बशार बहरून सीरिया में प्रिजन सेल में सुबह सुबह लगभग सोकर उठते हैं। वो पिछले 7 महीनों से जेल में बंद थे। आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होना था और उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना था बशर अल असद के द्वारा। बशार बारून सीरिया के तानाशाह बशर अल असद के एक बड़े ही सपोर्टर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ईरान को क्रिटिसिज्म कर दिया था। उन्होंने ईरान पर सीरिया के लोगों को एक्सप्लॉइटिंग करने का आरोप लगा दिया था, जिससे नाराज होकर बशर अल असद ने उनको प्रिजन सेल में डाल दिया था और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। 8 दिसंबर को सुबह वे अपनी आखिरी दिन की आखिरी सांसें गिन रहे थे, तभी दरवाज़ा खुलता है और उन्हें दिखता है कि सीरियन सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, जबकि ये तो बशर अल असद के खिलाफ जो लड़ रही सेना है विद्रोही है वो है, क्योंकि इन्हें मारने नहीं बल्कि इन्हें बचाने आए हैं।
और उन्होंने बताया कि असद का राज अब खत्म हो चुका है, अब ये देश अपोजिशन फोर्सेस के कंट्रोल में लगभग आ चुका है। सन 1918 में सीरिया ओटोमन एम्पायर का ही हिस्सा था और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ओटोमन एम्पायर को हराने के बाद यूरोपियन देश इस वॉर को जीते थे, तो इस पूरे रीजन को पर कब्जा कर लेते हैं। सीरिया का ये रीजन फ्रांस के हिस्से में आता है। 1918 से लेकर 1946 तक लगभग यहाँ फ्रांस का ही राज चलता रहा। यहाँ के लोग फ्रांस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और तब जाकर 1946 में फ्रांस से सीरिया को आज़ादी मिलती है। 2014 के डेटा के अनुसार 74% सुन्नी और 16% शिया और 10% क्रिश्चियन सीरिया में रहते हैं। सीरिया आज़ाद होता है तो यहाँ की पावर सुन्नी अरब के हाथों में आ जाती है, बाकी के लोगों को पावर में हिस्सा नहीं दिया जाता। नवंबर 1970 में जनरल हाफिज अल असद के हाथों में जब पावर आ जाती है तो 1971 में हाफिज अल असद प्रेसिडेंट बन जाते हैं और सीरिया के देश में ये डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुन्नी बहुल देश में बशर अल असद एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे। बशर अल असद अपने देश में बहुत ही पॉपुलर थे क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म देखने को मिले थे। एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था और माइनॉरिटी को मजबूत किया गया था। लेकिन ये क्रूर तानाशाह नहीं थे। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता उनके जवाब में इनकी मिलिट्री ने लगभग 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और अंत में बशार अल असद जैसे ही हाथों से सत्ता जाती हुई दिखती है तो वो अपना कंट्रोल फिसलने लगता है तो तुरंत ही एरोप्लेन में बैठकर वे देश छोड़कर भाग जाते हैं। और अभी रिपोर्ट ये आ रही है कि रशिया में उनको असाइलम दिया गया है। इस तरीके से अंत होता है सीरिया में तानाशाही का। लोग सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। देश भर के लोगों ने असद परिवार के पोस्टर स्टैचू को गिरा दिया है और यह सीरियन सिविल वॉर लगभग ऑलमोस्ट 14 सालों तक चली। ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 1.3 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।